हमसे जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें। हमसे जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें। ओम शांति शांति। सभी आगंतुकों का धरोहर के इस सेमिनार में स्वागत है। हम आगे बढ़ें उसके पहले मैं चाहूंगा कि शिवानी आपको धरोहर संस्था के बारे में कुछ बताएं। नमस्ते, आप सबका स्वागत हो यहाँ पर इस वेबिनार में आए हैं, उसके लिए आपने समय निकाला है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। शुरू में मैं आपको धरोहर पूरी संस्था के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, फिर मैं वापस पापा को सामने लाऊंगी ताकि वो जिस चीज के लिए आप सब यहाँ आए हैं उसके बारे में आपको ज्यादा बता पाए। तो धरोहर है क्या और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। धरोहर का उद्देश्य ये है कि हर नागरिक, अभी के लिए उदयपुर का हर नागरिक, आगे जाके हमारी आशा है कि दुनिया में बहुत जगहों में हर नागरिक को ये लगे कि हमारे आसपास जो हो रहा है, जो भी संघर्ष है, जो भी आज की चुनौतियां हैं, उनमें हमें सुझाव ढूंढना है। हमारी जिम्मेदारी है हमारे कम्युनिटी को, हमारे समाज को बेहतर करना, और ये करने के लिए हमें जिंदगी भर सीखते रहना होगा, ना कि केवल स्कूल या कॉलेज में। तो हम इस चीज पे, उस उद्देश्य पे 3 तरह से काम करते हैं। सबसे पहला है थर्ड स्पेस, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि स्कूल के बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ और पब्लिक स्पेसेस में हम ऐसे प्रोग्राम्स रन करें जिसमें स्वयं सेवियों बच्चों से मिले जुले, विज्ञान के बारे में सीखें, वाद विवाद के बारे में, कला और कला के थ्रू हम अपनी चीजें, अपनी जो भावनाएं हैं वो कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, ये सीखें, ताकि दुनिया में हम जान पाए कि जिंदगी भर हम सीख सकते हैं। दूसरा हमारा काम है 10 लाख वृक्ष का, जिसमें हम उदयपुर के नागरिकों के साथ 10 लाख पौधे उदयपुर में और उदयपुर के आसपास लगाने की और उनको पालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जैसे हम बड़े शहरों में देख रहे हैं पोल्यूशन बढ़ रहा है, रहना अच्छा नहीं रहा है, हम उदयपुर को इन सब चीजों से सुरक्षित कैसे रख सकें और हमारे शहर को हरा और सुंदर कैसे रखें। और तीसरा काम हमारे संस्कृति का काम है। हमारे कल्चर में सालों से बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी चीजें जानी गई हैं और लिखी भी गई हैं, पर ये ज्ञान कहीं ना कहीं खो रहा है, कहीं कोनों में रखा गया है। हम इस ज्ञान को उन कोनों में से निकाल के, अंधेरे में से निकाल के सबके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, और इसी संस्कृति के काम के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो फिर से आपका स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं। मैं आपको अब वापस पापा के पास छोड़ दूं। नमस्कार, मैं संजय सिंघल। अब हम बात करेंगे संस्कृति, जो कि धरोहर का एक अंश है, उसमें चल रहे काम की। और तो आज का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है कि जो हमने काम उठाया है डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग का, यानी विवरणात्मक सूचीकरण का संस्कृत की पांडुलिपियों के लिए, तो उसके बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। हम काम कैसे करते हैं और क्यों ऐसे करते हैं, और ये भी, और जो हम काम करते हैं उसके कुछ डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन भी होंगे। पिछले 1 साल से हम ये काम कर रहे हैं, तो इस 1 साल में हमने क्या सीखा, हमारे क्या अनुभव रहे, हमें क्या कठिनाइयां आई, हमने कैसे उनका समाधान किया, उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। और अंत में हमारे अगले चरण क्या हैं और हमारे दीर्घकालीन आयोजन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये वेबिनार है, इसमें करीब हमारे पास 350 पौने 400 रजिस्ट्रेशन आए हैं। तो ये तो संभव है नहीं कि हर जना बोल पाए, लेकिन अगर कोई भी आपके प्रश्न हो तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है वो हमारा कार्यक्रम के अंत में होगा। आप अपने प्रश्न Q&A का जो सेक्शन है उसमें टाइप करके दें। हमारी टीम इन प्रश्नों को पढ़ रही है, 1 से प्रश्नों की वो समीक्षा करके, और जो अहम, इम्पोर्टेंट और कॉमन इंटरेस्ट के प्रश्न हैं उनकी समरी कार्यक्रम के अंत में
हम फिर उन प्रश्नों को ले पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धरोहर ने एक बहुत बड़ा गोल पकड़ा है, लक्ष्य पकड़ा है कि 25 लाख पांडुलिपियों का हम डिजिटल इमेजिंग और डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग करना चाहते हैं। यानी इसका कारण बड़ा सिंपल है, बड़ा सीधा है। पेपर पे लिखी पांडुलिपियों की लाइफ जो है वो 300 साल, 350 साल, उसमें फिर उसके बाद पेपर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार जो ताड़पत्र पे लिखी पांडुलिपियां हैं उनकी लाइफ करीब 500 साल, उसके बाद वो भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। पांडुलिपियां पिछले 100 साल से तो लिखी जानी बंद हो चुकी। तो जो आज हमारे पास देश में पांडुलिपियां हैं वो नश्वर हैं, इसका ज्ञान हमें सबको है, लेकिन वो जल्द नष्ट हो जाएंगी ये हम कई दफा भूल जाते हैं। तो एक तो प्रिजर्वेशन का काम है, यानी कि ये जो इन पे जो लिखाई है, जो भी इनमें ज्ञान लिखा है वो बच जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के सामने ये ज्ञान रखा जा सके। तो इसलिए तो इमेजिंग। लेकिन आप इमेजिंग कर लीजिए, लेकिन अगर एक अच्छा कैटलॉग यानी कि एक अच्छी सूची नहीं है तो जो संस्कृत विद्वान हैं वो उन पांडुलिपियों को ढूंढ नहीं सकते। इसलिए विवरणात्मक सूचीकरण भी आवश्यक है। 25 लाख क्यों पकड़ा ये ये कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ा गोल है इसलिए पकड़ा। शायद भारत में 1 करोड़ पांडुलिपियां हैं संस्कृत की, तो अगर 25% का हो गया हमारे जीवन काल में तो एक बड़ा काम होगा, इसलिए 25 लाख पकड़ा। इन 25 लाख में से 5 लाख विशेष पांडुलिपियां जो कि एकेडमिकली यानी कि विद्वानों के लिए आवश्यक हैं, जो कि देवनागरी में नहीं लिखी हैं, शारदा में, ग्रंथा में, अन्य लिपियों में हैं, उन पांडुलिपियों का हम देवनागरी में लिप्यंतरण भी डिजिटली करना चाह रहे हैं। और 5 लाख पांडुलिपियों का लिप्यंतरण कर एक विशाल डिजिटल कॉर्पस, एक कोश इन पांडुलिपियों का भी हम तैयार करना चाह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो डिजिटल कॉर्पस होगा वो जब हम लिप्यंतरण करेंगे तो वो शब्द पांडुलिपि की तस्वीर में कहां है उनका भी एक लिंकेज होगा। इसे टेक्स्ट इमेज अलाइनमेंट कहते हैं। तो ये लिप्यंतरण जो हम करना चाह रहे हैं वो टेक्स्ट इमेज अलाइनमेंट के साथ करना चाह रहे हैं। इतना बड़ा काम हमने जब हाथ में लिया तो ये आवश्यक था कि पहले हम ऐसे सुदृढ़ सिस्टम्स बनाएं जिससे कि ये बड़ा लक्ष्य पूरा हो सके। तो हमने वैदिक संशोधन मंडल पुणे, जहां करीब 16,000 पांडुलिपियां हैं, उनके साथ एक पायलट प्रोजेक्ट करने की ठानी। वैदिक संशोधन मंडल का जो कलेक्शन है पांडुलिपियों का वो जाहिर है उसमें वेदों की पांडुलिपियां अधिक हैं, लेकिन करीब करीब हर विषय की, आयुर्वेद, इतिहास, पुराण, ज्योतिष, सभी तरह की, सभी सब्जेक्ट्स की पांडुलिपियां हमें इस कलेक्शन में मिलती हैं। तो एक अच्छा सिलेक्शन था हमारे लिए। और 15,800 से भी अधिक पांडुलिपियां के होने से एक अच्छा साइज भी था। तो हमने इनके साथ काम शुरू किया वैदिक संशोधन मंडल के लिए। और इस दरमियान हमने वो कंप्यूटर सिस्टम्स तैयार किए जो कि बड़े स्केल पर सूचीकरण और लिप्यंतरण के लिए आवश्यक होंगे। पर ये प्रॉब्लम कंप्यूटर सिस्टम्स अकेले की नहीं है, साथ ही साथ जो काम करने के तरीके होते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे जैसे काम करते हैं उनमें अलग अलग कठिनाइयां आती हैं। तो हमारा गोल वैदिक संशोधन मंडल के प्रोजेक्ट के साथ ये है कि जितनी कठिनाइयां 16,000, 15,800 पांडुलिपियों के सूचीकरण में निकल के आनी चाहिए वो निकल के आ जाएं, हम उन्हें समझ लें और हम उनका समाधान कर लें, जिससे कि जब हम हमारे बड़े गोल 25 लाख के गोल पे चलें तो हमारी राह सुगम हो जाए। हमारा ओवरऑल जो काम करने का तरीका है वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। पहला कदम है डिजिटल इमेजेस का संचय।
डिजिटल इमेजेस कैसे आती हैं और उन इमेजेस की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, वो हमारा फर्स्ट स्टेप है। दूसरा है, एक पांडुलिपि की इमेजेस आ भी गई, तस्वीरें आ भी गई, तो उन्हें सही पेज ऑर्डर में जमाना। जब ये दो काम हो जाते हैं तब विवरणात्मक सूचीकरण संभव होता है। तो तीसरा कदम है डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग बनाना, और एक दफा कैटलॉग बन गया, एक एंट्री हो गई, तो इस कैटलॉग को पब्लिश करना, यानी इसका प्रकाशन। इनमें से कुछ पांडुलिपियों का हम इमेज लिंक्ड ट्रांसक्रिप्शन यानी कि लिप्यंतरण भी करना चाहते हैं, तो ये हमारा चौथा कदम है। और जैसे जैसे ये कॉर्पस बनती रहेगी, इस कॉर्पस को भी हम पब्लिश करते रहेंगे। हमारे यूजर, सुनहरे गोल में मैंने लिखा है, सब इन्हीं के लिए हो रहा है। ये हमारे काम से या तो कैटलॉग के जरिए या इस डिजिटल कॉर्पस के जरिए इंटरैक्ट करेंगे, और इन्हीं दो चीजों से संपर्क कर उन्हें जो ज्ञान की आवश्यकता है इस कोश से, वो निकाल पाएंगे। इस सब काम में हमारे लिए अत्यावश्यक ये है कि जो भी हम काम करें उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता और कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, ये हमेशा हमेशा बनी रहे। इसके बारे में मैं आपको कुछ आगे बताऊं तो हमने कुछ गुणवत्ता के लिए और निरंतरता के लिए बड़े सिंपल, बड़े सरल कुछ नियम हम अपने लिए रखे हैं। पहला नियम है, एक एक्सेशन नंबर के लिए एक ही एंट्री सूची में होगी। कभी कभी लाइब्रेरी एक ग्रंथ अगर बड़ा होता है तो उसकी 3, 4, 5 एक्सेशन नंबर दे करके 3, 4, 5 एंट्रीज कर देता है। हमारे लिए एक्सेशन नंबर दे देता है, तो हमारे लिए हर एक्सेशन नंबर की एक एंट्री बनेगी। हम लाइब्रेरी द्वारा दिए गए एक्सेशन नंबर्स को जोड़ करके नई एंट्री नहीं कभी कायम करेंगे। हमारे लिए एक्सेशन नंबर आधार कार्ड की तरह है, एक यूनिक आइडेंटिटी है, एकमात्र पहचान है उस पांडुलिपि की। अगर इमेजेस नहीं हैं तो कैटलॉग एंट्री भी नहीं है। बहुत सिंपल है, हम एक वैक्यूम में कैटलॉग एंट्रीज नहीं करना चाहते। तीसरा रूल यह है कि यूजर जो भी है हमारा, जो भी उपयोग करता है, उसे हम कभी भी गलत या भ्रांतिजनक जानकारी न दें, इसकी हमारी हमेशा कोशिश रहती है। जो भी हम लिखें वो अगर डाउटफुल है तो हम यूजर को पहले बता दें कि संभवतः इस ग्रंथ को अमुक रचयिता ने लिखा, बजाय ये कहने की कि इस ग्रंथ को इस रचयिता ने ही लिखा। हम में अगर भ्रांति है तो हम यूजर को भी बता दें, हम उसे गलत या भ्रांतिजनक जानकारी न दें। हमारे काम में पांडुलिपि सर्वोच्च है। जो पांडुलिपि में है वही हमें ट्रांसक्राइब करना है, उसी के बेसिस पे हमको आगे काम करना है। तो यदि पांडुलिपि में क्योंकि कीड़े खा गए कुछ, तो कुछ शब्द नहीं दिखाई देते, तो हम जानते भी हैं, हम समझ भी जाते हैं श्लोक को पढ़ने से कि ये अक्षर क्या होंगे, लेकिन हम वो अक्षर ब्लैंक छोड़ सिर्फ शिरोरेखा दिखा करके और हमारे ट्रांसक्रिप्शन का काम करेंगे। क्या होना चाहिए ये हमारा काम नहीं है, ये संस्कृत विद्वानों का काम है। निरंतरता, समानता यानी कंसिस्टेंसी के बारे में बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा सर्चेबल कोश हम बना रहे हैं, तो हमें किस प्रकार की निरंतरता, किस प्रकार की समानता चाहिए। जितने भी संपादक हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, अलग अलग संपादक एक ही भाषा, एक ही तरीके से कैटलॉगिंग करें, ये हमारे लिए आवश्यक है। समय के साथ भी बदलाव न हो, ये भी आवश्यक है। अगले 20-25 साल में जब ये काम पूरा होगा तब इस दरमियान बदलाव नहीं आना चाहिए। एक ग्रंथ की कई पांडुलिपियां मिलती हैं, और मैंने डिजिटल और पेपर कैटलॉग्स में देखा है कि एक ही ग्रंथ है, उसके शीर्षक अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, उनके रचयिता के नाम किसी में
एक नाम है, किसी में दूसरा उसी रचयिता का वैकल्पिक नाम है। इसी प्रकार एक ही ग्रंथ 3 अलग अलग विषयों के अंतर्गत क्लासिफाई किया जा चुका है। तो ये जो समानता है ये अत्यावश्यक है और इसका हम पूरा ध्यान देते हैं। कैसे देते हैं आगे आपको दिखाएंगे। इस क्रम में संपादक जो हैं, जो कैटलॉग एडिटर्स हमारे हैं, वो डेटा एंट्री करते हैं कैटलॉग की और साथ ही साथ अपने जजमेंट्स भी लेते हैं, अपने निर्णय भी लेते हैं। तो हमें उनके टाइपिंग के और जजमेंट के एरर्स घटाने हैं, न्यूनतम गलतियां होनी चाहिए, ऐसा हमारा सिस्टम होना चाहिए। और हमने इन सब को हासिल करने के साथ साथ सबसे पहला रूल हमारा ये बनाया है कि हम सारा काम यूजर को सोच के, यूजर को सामने रख के करेंगे। इसे अंग्रेजी में यूजर सेंट्रिक डिजाइन कहते हैं। तो हमने जितना सारा सिस्टम बनाया है वो यूजर सेंट्रिक डिजाइन के बेसिस पर है। तो आइए अब एक एक करके, एक एक कदम की हम जायजा लें कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी ओवरऑल वर्क प्लान में सबसे पहले एक्वायरिंग इमेजेस। तो मैं आपको इमेज एक्विजिशन के बारे में यानी मैं बताता हूं। वैदिक संशोधन मंडल में 15,863 पांडुलिपियां हैं जिनका उनके एक्सेशन रजिस्टर में। वीएसएम के पास 2 हार्ड डिस्क में पास्ट में, पिछले 5-7 साल पहले, 10 साल पहले की गई कुछ स्कैन्ड इमेजेस थी जो उन्होंने हमें दी। 1995 में आईजीएनसीए ने इसी लाइब्रेरी के अंदर जाकर के माइक्रोफिल्मिंग का काम किया। तो उनके पास 990 माइक्रोफिल्म के रोल हैं। और जो हार्ड डिस्क और माइक्रोफिल्म पे नहीं जिनका चित्रण हुआ है, उन एक्सेशन नंबर्स का हमें इन पुणे जाकर के, लाइब्रेरी में जाकर के हमें इमेजिंग करना होगा। हम चाहते तो सारी पांडुलिपियों का इमेजिंग करते, लेकिन जो नाजुक जीर्ण शीर्ण हालत में पांडुलिपियां हैं उन्हें जितना कम हाथ लगाया जाए उतना अच्छा है। इसलिए हमारा एक ये प्रिंसिपल है कि पांडुलिपियों को प्रिजर्व करने के लिए, जिससे कि ये बची रहें, खराब ना हो, पहले जितनी डिजिटल इमेजेस मिल सकती हैं उतनी ले ली जाएं और जो बाकी है, जिनको किए बगैर काम नहीं चलता, उन्हीं का हम इन लाइब्रेरी इमेजिंग करें। तो ये जो 2 हार्ड डिस्क थी पुणे से हमें मिली, मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी यही बता रहा हूं। उनमें से एक तो ठीक चल रही थी, दूसरी जो है करप्ट हो चुकी थी, वो उससे डेटा हमें मिल ही नहीं रहा था। तो हमें आईटी एक्सपर्ट्स को इस्तेमाल करके और इस खराब डिस्क से डेटा रिकवर करना पड़ा। खुशी की बात यह है कि हम 40% के करीब इसमें से डेटा रिकवर कर पाए। ये जो डेटा था इसका किसी एक्सेशन नंबर से लिंक नहीं था, बिल्कुल रैंडम तरीके से फोल्डर्स बने हुए थे और इमेजेस रखी हुई थी। तो ये एक जरूरी काम हो गया कि जो तस्वीरें हैं वो किस एक्सेशन नंबर की हैं वो पहचाना जाए और उनको सही तरीके से फोल्डर में डाला जाए। जो माइक्रोफिल्म की रोल्स थे, इनका हमने डिजिटाइजेशन शुरू किया। कैसे किया ये आपको आगे चल के बताएंगे। और इसमें भी कई हमें खराब अनयूजेबल इमेजेस मिली। जो माइक्रोफिल्म पे इमेजिंग की गई 20-25 साल पहले, उसमें 2 पेज एक के ऊपर एक रखकर एक तस्वीर खींची गई। किसी में 4 पेज भी थे। तो हमें ये भी एक काम करना पड़ा कि इन 2 पेजेस को तोड़कर, तस्वीरों को काटकर एक पेज पे एक ही तस्वीर हो वैसे बनाना पड़ा। इन दोनों के बीच, यानी हार्ड डिस्क और माइक्रोफिल्म के बीच, कुछ ऐसी पांडुलिपियां हैं जो दोनों रूप में हमारे पास अवेलेबल है। तो जो ओवरलैप है दोनों के बीच में, इसको भी एक आइडेंटिफाई करने का, यानी कि कौन सी ऐसी हैं जो कि दोनों में है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी है और कलर में भी है, उसको भी एक आइडेंटिफाई करने का काम हमें करना पड़ा। तो जब फाइनल लिस्ट बनेगी तो वो यूनिक एक्सेशन नंबर्स की, जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं है, बनेगी।
और उसे जाकर के हम इन लाइब्रेरी पुणे जाकर के उनकी हम इमेजिंग करेंगे। इस काम को करने के लिए हमें इस बात की आवश्यकता है, हम चाहते हैं कि ये जो इमेजिंग का इक्विपमेंट है ये इतना सस्ता और सिंपल हो कि हम लाइब्रेरी में परमानेंटली छोड़ सकें, क्योंकि लाइब्रेरीज के पास नए नए मैन्युस्क्रिप्ट हर साल 100-200 आते हैं, तो वो वहीं का वहीं उसका आसानी से इमेजिंग कर लें। तो हमारा गोल ये है कि 20,000 रुपए के अंदर अंदर हम ऐसा इक्विपमेंट बनाएं जो हाई क्वालिटी इमेजिंग कर सके। तो हम एक इक्विपमेंट बना रहे हैं जिसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, और जो ओवरलैप हटाने के बाद रिमाइंडर लिस्ट हमारी बनेगी एक्सेशन नंबर्स की, उस एक्सेशन नंबर्स की लिस्ट को लेकर के हम लाइब्रेरी में जाकर के आगे चल के इमेजिंग करेंगे। तो अब मैं योगेश पालीवाल से कहूंगा, एक बात बता दूं कि हम शुरुआत में ये चाहते थे कि आपको सब चीजों का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे पाए, लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम और लॉकडाउन की स्थिति उदयपुर में चल रही है, तो हम इमीडिएट लाइव नहीं कर पाए, क्योंकि हर एक के घर से इतनी अच्छी कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ नहीं मिलती। तो करीब करीब सबके काम का हमने एक वीडियो बनाया है, तो आपको वो वीडियो दिखाएंगे। तो योगेश जी का वीडियो माइक्रोफिल्म किमिति सेल्युलाइट फोटोग्राफिक फिल्म इति छायाचित्राणां संग्रहः माइक्रोफिल्म उच्यते। 25-द्विसहस्रतमे वर्षे IGNC इत्यनेन VSM इति संग्रहालयस्य पाण्डुलिपीनां छायाचित्राणि 19,000 पट्टिकासु संगृहीतानि। माइक्रोफिल्म इत्यत्र संगृहीतानां छायाचित्राणां कृते डिजिटल इति रूपं प्रदातुम् आवश्यकस्य यन्त्रस्य विपणिमूल्यं 2.5 मिलियन रूप्यकतः 7.5 मिलियन रूप्यकपर्यन्तम् अपेक्षते। अतः अस्माभिः अस्माकं सिक्योर मीटर्स इति संस्थायाः अभ्यन्तरभिः सह स्वस्य यन्त्रं निर्मितं, यस्य निर्मितिमूल्यं केवलं 2.5 लक्ष रूप्यकाणि इत्येव प्राप्तम्। यन्त्रम् इदं कथं प्रचलति इति चेत् अस्माभिः माइक्रोफिल्म पट्टिका यन्त्रे कैमरा लेंस प्रकाशयोर्मध्ये स्थाप्यते। यदा टेकअप पुल इतीदं पट्टिकाम् अग्रे नयति तदा अस्माभिः प्रत्येकं छवेः चित्रं स्वीक्रियते। एवं सकलायाः पट्टिकायाः चित्राणां ग्रहणानन्तरं वयं पट्टिकां परिवर्त्य ओरिजिनल पुल इत्यस्योपरि वेष्टित्वा च लघुपेटिकायां सुरक्षितरूपेण स्थापयामः। माइक्रोफिल्म इत्यस्य एकस्याः पट्टिकायाः एकस्मिन् छायाचित्रे बहुधा पाण्डुलिपि पृष्ठद्वयं पृष्ठचतुष्टयं वा लभ्यते। अतः अस्माभिः छायाचित्राणां संशोधनं कृत्वा एकस्मिन् छायाचित्रे पाण्डुलिपि पृष्ठमेकं स्थाप्यते। छायाचित्रस्य गुणवत्ता निरीक्षण समये वयं प्रत्येकं छायाचित्रस्य तावत्पर्यन्तं संशोधनं कुर्मः यावत् इदं सुपठनीयं न स्यात्। कदाचित् माइक्रोफिल्म इत्यस्य सम्पूर्णपट्टिकायाः कानिचन छायाचित्राणि पठितुम् अशक्यानि भवन्ति। कर्गदपत्रलिखितपाण्डुलिपीनां छायाचित्राणां प्रतिशतमेकम् अनुपयुक्तं वर्तते। ताडपत्रलिखितपाण्डुलिपीनां सर्वाणि छायाचित्राणि अनुपयुक्तानि सन्ति। यावत् शक्यं छायाचित्रस्य पठनीयता सम्पाद्यते, तथापि यदि छायाचित्रस्य पठनीयतां न प्राप्नुमः तदा तत् छायाचित्रं न स्वीकुर्मः। कृतकार्यस्य निरीक्षणसमये प्रत्येकं छायाचित्रं तस्य एक्सेशन संख्यया तोलयामः। कदाचित् एकस्याः पाण्डुलिप्याः एक्सेशन संख्या माइक्रोफिल्म इत्यस्य पट्टिकात्रयं यावत् विस्तृता भवति। कदाचित् एकस्यामेव पट्टिकायां 10 पाण्डुलिपयः अपि भवन्ति। एक्सेशन संख्या लिखितपृष्ठस्य छायाचित्रस्य अपठनीयतायां सकला पाण्डुलिपिः त्यज्यते। सॉफ्टवेयर माध्यमेन प्रतिदिनं 5-6 पट्टिकानां डिजिटल संग्रहणं क्रियते। एतावत् पर्यन्तम् 800 पट्टिकानां डिजिटल संग्रहणं जातमस्ति। एतदनु पाण्डुलिपि पृष्ठानां डिजिटल संकलनमिदं पेजिनेशन् दलस्य पार्श्वे प्रेष्यते। Get rid of this. एक मिनट before you start this. Can I speak now? Yeah. जो इमेजिंग के लिए, इन लाइब्रेरी इमेजिंग के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में अब आप राजश्री से सुनिए। संचय हमारे संपूर्ण कार्य पद्धति का वह भाग है जो पांडुलिपियों की इमेज इकट्ठी करता है और उन्हें पृष्ठ क्रम में रखता है। इसी का एक महत्वपूर्ण भाग है पुस्तकालय में जाकर पांडुलिपियों का डिजिटल चित्रण करना। एंड्रॉयड स्मार्टफोन स्टैंड पर रखा जाता है जो कि पांडुलिपि के पृष्ठों के लिए स्टूडियो लाइटिंग भी देता है। एक बार फ़ोन को स्टैंड पर रखने के बाद ऑपरेटर हाथ में पकड़े स्विच के माध्यम से कैमरे से फ़ोटो खींचता है। एक बार जब सारी इमेजेस खींच ली जाती हैं वे सीधे
सुरक्षित रूप से निर्धारित फाइल सर्वर पर अपलोड की जाती हैं और फ़ोन से हटा दी जाती है। ऑपरेटर एप्लीकेशन में लॉगिन करता है। सफल लॉगिन के बाद उसे डैशबोर्ड दिखता है जहां वह यह देख सकता है कि फ़ोन में कितनी इमेजेस लेने के लिए जगह शेष है और पहले से स्कैन और अपलोड की हुई व स्कैन की गई परंतु अपलोड ना की गई पांडुलिपियों की सूची और गिनती भी देख सकता है। ऑपरेटर पुस्तकालय की यूआईडी डालता है और सर्वर यह सत्यापित करता है कि यह फ़ोन निर्धारित पुस्तकालय में काम करने के लिए नामित है। एक बार पुस्तकालय सत्यापित हो जाने पर चित्रण शुरू किया जा सकता है। पांडुलिपि की पुस्तकालय संख्या सबसे महत्वपूर्ण प्रविष्टि है क्योंकि इसकी पहचान में त्रुटि का परिणाम गलत पहचान होना होगा। ऑपरेटर को पांडुलिपि की यूआईडी 2 बार डालने को कहा जाता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई त्रुटि नहीं है। वह पांडुलिपि के पृष्ठ की लंबाई और चौड़ाई भी दर्ज करता है और फिर फ़ोन को उसके स्टैंड पर रख देता है। इसके बाद वह पूरी स्क्रीन कवरेज और पांडुलिपि के साथ संरेखण के लिए स्टैंड की ऊंचाई को निर्धारित करता है। यह व्यवस्था पूरी होने पर ऑपरेटर इमेज की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए टेस्ट इमेज लेता है। टेस्ट इमेज अच्छी होने पर इमेजेस का चित्रण शुरू किया जा सकता है। ऑपरेटर को सावधानीपूर्वक पांडुलिपि के पृष्ठों को कैमरे के नीचे रखना है, फ़ोटो खींचनी है और पांडुलिपि के वास्तविक क्रम को बिना बदले पृष्ठों को हटाना है। इमेजेस को जिस क्रम से लिया गया है उसी के अनुसार नामांकित किया जाता है और कैमरे में संग्रहित किया जाता है। जब सभी पृष्ठों की फ़ोटो खींच ली जाती है तब ऑपरेटर फ़ोन को स्टैंड से हटाता है और पांडुलिपि की समाप्ति को अंकित करता है। फ़ोन निर्धारित सर्वर से जोड़कर ली गई इमेजेस को सर्वर पर स्थानांतरित करता है। यह इमेज अपलोड पृष्ठभूमि प्रक्रिया की तरह काम करती है। इसके बाद ऑपरेटर अगली पांडुलिपि के साथ काम शुरू कर सकता है। तो हमने देखा कि इमेज एक्विजिशन यानी कि जो तस्वीरें हैं वो कैसे 3 रूपों से इकट्ठी होती हैं और इन्हें जब आ जाती हैं तो इन्हें हम इमेज रिपोजिटरी में, हमारी इमेज रिपोजिटरी में रख देते हैं। अगला कदम है इन इमेज रिपोजिटरी में पड़े पेज इमेजेस का क्रमबद्ध जमाना। तो ये हम देख चुके। इमेज रिपोजिटरी से आगे बढ़ते हैं तो शुरू में जो माइक्रोफिल्म और डिजिटल स्कैन्ड इमेजेस हमारे पास जहां डुप्लीकेशन है, जहां ओवरलैप है, सबसे पहले ये निर्णय लेना होता है कि कौन सी तस्वीरें लेके हम एक एक्सेशन नंबर की कौन सी तस्वीरें लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो वो जब एक दफा तय हो जाता है तो वो एक्सेशन नंबर एक ऑपरेटर को असाइन होता है और वो ऑपरेटर सारी इमेजेस को पेज ऑर्डर में, पेज क्रम में, पृष्ठ क्रम में जमाता है। और ये भी हमने पाया है कि एक एक्सेशन नंबर के अंदर कुछ ऐसे पेजेस भी होते हैं जो कि उस पांडुलिपि, उस ग्रंथ से रिलेटेड नहीं होते, इन्हें हम ऑर्फन पेजेस कहते हैं। तो ऑर्फन पेजेस को अंत में जमाता है उस एक्सेशन नंबर के। और जो एक एक पेज के अगर कोई विशेषताएं हैं, जैसे कोई कवर पेज है, किसी पेज पे पुष्पिका लिखी है, कोलोफोन लिखा है, तो वो जो पेज के गुण हैं वो भी हर पेज नंबर पे बताता है। इस प्रक्रिया में ये भी आवश्यक है जानना कि कौन से पेजेस मिसिंग हैं, चाहे शुरू से हो, चाहे बीच में हो, चाहे अंत में हो। तो ये जब सब हो जाता है तो इस इमेज रिपोजिटरी से हम इमेजेस का अपना डेटाबेस पुख्ता करते हैं। शुभ्रा जो ये काम कर रही हैं, अब आपको पेज सीक्वेंसिंग के बारे में बताएंगी। वयम् अङ्गीकुर्मः यत् यदास्माकं व्यवस्था प्रविधिर्वा कस्मैचित् उपयोक्त्रे पाण्डुलिपिः वितरति तदा पाण्डुलिपिः आवश्यकरूपेण पृष्ठानुक्रमदोषविरहिता भवितव्या। वयं पृष्ठानुक्रमणकार्यं रॉ इमेज रेपोजिटरी इति माध्यमेन कुर्मः।
येन वयं त्रीणि प्रमुखानि उद्देश्यानि प्राप्नुमः। प्रथमतः इदम् अस्मभ्यं स्वप्रतिबिम्बेन समं पृष्ठानां विशिष्टगुणान् योगयितुम् अनुमतिं प्रददाति। द्वितीयतः इदं दोषविरहितानुक्रमे सर्वाणि इमेज् इत्येतानि सुव्यवस्थितं करोति, एवं च केषाञ्चित् अपि विलुप्तानां पृष्ठानाम् अभिज्ञाने सक्षमं भवति। तृतीयश्च अनेन प्रत्येकम् इमेज् इत्यस्मै एकः अद्वितीयः अभिज्ञाता प्रदीयते। यदा अहमिदं कार्यं करोमि तदा पाण्डुलिपिप्रतिबिम्बानि तेषां मूलानुक्रमे दृश्यपटले प्रस्तूयन्ते। यदि इमेज् इति अनुक्रमं विना सन्ति तर्हि प्रत्येकम् इमेज् इत्यस्मै प्रतिपं क्रमशः दोषविरहिताः पृष्ठसङ्ख्याः प्रदीयन्ते। दोषविरहितानुक्रमस्थापनानन्तरम् अहम् अरेञ्ज् इति पुटकपीडनं कर्तुं शक्नोमि, अपि च तस्मिन्नेव क्रमे व्यवस्थितानि प्रतिबिम्बानि द्रष्टुं शक्नोमि यः मया प्रविष्टः आसीत्। प्रक्रियेयं कांश्चित् अपि विलुप्तान् पृष्ठान् स्वयमेव अभिजानाति। कस्यचित् अपि पृष्ठस्य गुणाः कामम् आमुखपृष्ठं भवतु, पाठस्य प्रारम्भम् अन्तं वा भवतु, पुष्पिकापृष्ठाः भवन्तु, सचित्रपृष्ठाः भवन्तु इत्येतानि सर्वाणि प्रतिबिम्बेन सम्बद्धं भवितुम् अर्हति। अन्वेषणपरिणाम प्रापणानन्तरम् आङ्किकीयम् उपयोगकर्तृभ्यः उपयोगिनी भवेत्। यदि पृष्ठे कानिचित् अपि वैशिष्ट्यानि सन्ति तर्हि मया एतेषां वैशिष्ट्यानां चयनं वैशिष्ट्यानाम् अनुक्रमणिकायाः क्रियते। अनुक्रमणम् इदं दोषविरहितम् अस्ति इति विनिश्चयानन्तरं सबमिट् इति पुटकपीडनेन प्रत्येकं प्रतिबिम्बसङ्ग्राहिका दोषविरहितानुक्रमे विशिष्टरूपेण पुनर्नामिता भवति। एतान् च प्रतिबिम्बान् प्रतिबिम्बाङ्किकीकोशे संस्थाप्यते। अभियानेऽस्मिन् विकसितानि सर्वाणि मेटाडेटा इत्येतानि प्रतिबिम्बाङ्किकीकोशे सङ्गृह्यन्ते। अपि च आगामिनि चरणे एव इदं सूचीपत्रकसम्पादकेभ्यः उपलब्धम् अस्ति। तो हमने देखा कि इस प्रकार जितनी भी तस्वीरें हैं पांडुलिपि की वो पेज ऑर्डर में, पेज क्रम में जमा दी जाती है। अब आइए अगला जो सबसे अहम चरण है इस काम का, वो विवरणात्मक सूचीकरण का। ये काम कैसे होता है? यही काम है जिसमें सबसे आवश्यक है हमारी गुणवत्ता और निरंतरता। तो इस काम के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले कुछ हमारी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी यानी गुणवत्ता और निरंतरता के बारे में बताना चाहता हूं। हम जो पांडुलिपि के कैटलॉग में डेटा डालते हैं उसके लिए हमने कुछ विशेष कोश बनाए हैं। उन कोशों के जरिए हम ये अश्योर कर सकते हैं, ये निश्चित कर सकते हैं कि हमारी निरंतरता बनी रहे और गुणवत्ता ऊंची रहे। सबसे पहला है विषय कोश, जो हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट यानी प्रसंग और विषय को एक श्रेणीबद्ध यानी हायरार्कियल तरीके से हमने सारे संस्कृत वाङ्मय का एक वर्गीकरण किया है। विषय के बारे में बताते हुए कुछ शब्द जिन्हें हम कीवर्ड कहते हैं, इनका भी एक हमने कोश तैयार किया है। इस कोश से जो यूजर सर्च करेगा तो कीवर्ड से भी सर्च कर सकता है और सर्च में शायद उसको आसानी होगी। एक हमारा कोश है व्यक्तियों का। इसमें रचयिता और टीकाकारों के बारे में पूरी जानकारी जहां तक उपलब्ध है, ऐतिहासिक जानकारी भी हमने दी है। इसमें जो आवश्यक चीज है वो ये कि एक ही नाम के अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उन लोगों में, उन जैसे अनंत मान लीजिए 17 हैं, तो 17 अनंत को हमने अलग अलग कोश में एंटर करके अलग अलग अनंत के गुण ऐसे बता दिए हैं जिससे कि आपस में फर्क पहचाना जा सके।
एक हमने स्थान कोश बनाया है, जो कि कई दफा पांडुलिपियों में स्थान कहाँ लिखी गई इत्यादि का जानकारी मिलती है, और इसमें बनारस, वाराणसी, काशी इत्यादि सब एक ही नाम से जाने जाएं वो इंश्योर होता है। सबसे जरूरी हमारा कोश है शीर्षकों का कोश, और इस कोश के जरिए हम एक शीर्षक को उसके सब्जेक्ट यानी कि विषय, उसके कीवर्ड्स, पांडुलिपि के शीर्षक को उसके कीवर्ड्स, उसके रचयिता, उसके टीकाकार, इन सब से इस कोश में जोड़ सकते हैं। हम एक प्रोटोकॉल से ये भी जांचते हैं कि ये पांडुलिपि प्रकाशित है या नहीं। अगर प्रकाशित है तो हम इस ग्रंथ को कृति का नाम देते हैं। इन 5 कोशों के अलावा एक हमारे पास लाइब्रेरीज का भी डेटाबेस है, एक पुस्तकालयों का डेटाबेस है, जिसमें आज सिर्फ एक ही पुस्तकालय है VSM, लेकिन आगे चल के और पुस्तकालय हमारे काम से जुड़ेंगे। तो इसमें वो सब डेटा है जो पुस्तकालय से रिलेटेड है, नाम क्या है पुस्तकालय का, कलेक्शन क्या है, डायरेक्टर कौन है, लाइब्रेरियन कौन है, ईमेल आईडी क्या है, ये सब ज्ञान इनमें मिलता है। सभी कोशों में हमने नामों के पर्यायवाची, वैकल्पिक नाम इत्यादि और लेखन विधि, अनुनासिक, अनुस्वार इत्यादि, इन चीजों का ध्यान रखते हुए वो सारा डेटा भी इसमें डाला गया है इन कोशों में। ये कोश ही हमारी सूची के मूल आधार है। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था कि एक ही ग्रंथ 3 अलग अलग विषयों में क्यों जाता है, वो लाइब्रेरियन के जजमेंट पर कई दफा निर्भर करता है। हम यहाँ उस जजमेंट को खत्म कर देना चाहते हैं। इस काम को करना चाहिए। कोशों के अलावा हम ड्रॉप डाउन मेन्यूज भी हर जगह इस्तेमाल करते हैं, जहां हमने एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज डिफाइन कर रखी है। इन वैल्यूज के अलावा कोई तीसरी चौथी वैल्यू आगे डाली नहीं जा सकती। तो इसमें जैसे शीर्षक के नाम में अगर त्रुटि है तो सर्च करने में तकलीफ पड़ेगी, लेकिन अब क्योंकि वो शीर्षक सिर्फ कोश से आता है, लेक्सिकॉन से आता है, तो वो त्रुटियां असंभव हो जाती हैं। जो हम कोश में लिखते हैं वो पूर्ण रूप से शोध कर, जब तक हम नहीं मान लेते कि ये जानकारी प्रमाणित है, हम कोश में नहीं लिखते। कोशों के इस्तेमाल से महत्वपूर्ण डेटा जितना भी है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसमें टाइप करने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। तो टाइपिंग एरर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। यदि भविष्य में कोई डेटा बदले, जैसे आज कुछ एक हमें लगा कि अप्रकाशित है लेकिन कल को प्रकाशित हो जाए, तो हम कोश को बदल देंगे, हमें डिजिटल कैटलॉग को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमने पर्याय और लेखभेद का ध्यान हमारे कोशों में रखा है, तो जब उपयोगकर्ता यूजर सर्च करेगा किसी भी पर्याय या लेखभेद के साथ, तो भी उसे सही परिणाम मिलेंगे, ये एक अश्योर हो जाता है। और अंत में, क्योंकि हम एक टेक्निकल कारण है कि हम देवनागरी में ना सर्च करके एक आईडी पे सर्च करते हैं, तो सर्च का समय भी बहुत घट जाता है। तो पहले अनिल कुमार, जो हम शोध की मैं बात कर रहा था कि पूरी शोध करके हम कोश में एंट्री करते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं अनिल कुमार के वीडियो में आप देखिए। एनसीसी न्यू कैटोलॉगस कैटोलॉगरम अर्थात एनसीसी एकं बहुप्रसिद्धं पाण्डुलिपिसंसाधनं विद्यते। एतावता केवलं 49 खण्डेषु एव उपलभ्यते। येषाञ्च उपयोगः अस्माभिः शब्दकोशनिर्माणार्थं क्रियते। शब्दकोशनिर्माणं तस्य उपयोगञ्च अस्माभिः अग्रे विवृण्यते। अधुना तु अहम् एकम् उपक्रमम् अर्थात् एकम् IT टूल् यदस्माभिः एनसीसी उपयोगार्थं निर्मितं तद् दर्शयितुमिच्छामि। पूर्वं तु अस्माभिः एकं सामान्यम् उपकरणं निर्मितम् आसीत्, यस्य उपयोगः अस्माभिः केवलं एनसीसी PDF पृष्ठानि द्रष्टुमेव क्रियते स्म, अपि च तत् बहु समयं स्वीकरोति स्म। तथापि साक्षात् पुस्तकस्य अपेक्षया अस्य उपयोगः वरम् आसीत्।
अधुना तु एनसीसी इत्यस्य 39 खण्डानि डिजिटैस् कृतानि, अपि च तद् डेटा उपयुज्य एतद् नूतनम् उपकरणं निर्मितं यत्र पाण्डुलिपिशीर्षकाणाम् अन्वेषणादिकं कार्यं शीघ्रतया सुलभतया च कर्तुं शक्यते इति। एनसीसी इत्यत्र सर्वाण्यपि शीर्षकाणि देवनागरीलिप्यां विद्यन्ते। अस्माभिरपि शीर्षकस्य अन्वेषणं देवनागरीलिप्यामेव क्रियते। अन्वेषणार्थं न्यूनातिन्यूनं त्रीण्यक्षराणि टङ्कनीयानि। त्रीण्यक्षराणि टङ्कनानन्तरं तत्र स्वयमेव सूचीं प्रदर्शयति। सूच्याम् अपेक्षितशीर्षकं चित्वा सर्च इत्यत्र क्लिक् करणीयम्। अहं 15 इति उदाहरणं स्वीकृत्य तस्य अन्वेषणं कथं करणीयमिति दर्शितवान्। अपि च तत्र परिणामस्वरूपेण 15 इत्यस्य अपेक्षितविवरणं कथं प्राप्तव्यम् इति च दर्शितवान्। अधुना भवन्तः विवरणेषु लेखकनाम, ग्रन्थनाम इत्यादिरूपेण डायग्रेटिक् टेक्स्ट् अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्रापि भवन्तः डबल् क्लिक् कृत्वा एनसीसी मध्ये तद् अस्ति वा न वा इति पुनः सर्च् कर्तुं शक्नुवन्ति। यथा 15 इति पाण्डुलिप्याः विद्यारण्यः इति लेखकः। विद्यारण्यः इत्यत्र डबल् क्लिक् कृत्वा तस्य विवरणमपि अग्रिमकालं मध्ये द्रष्टुं शक्नुवन्ति। डिजिटैस्ड् डेटा इत्यत्र दोषाः भवितुम् अर्हन्ति। तदर्थं प्रयोक्ता पृष्ठसङ्ख्याम् इत्यत्र क्लिक् कृत्वा तद् मूलमपि द्रष्टुं शक्नोति। वस्तुतः शब्दकोशनिर्माणार्थम् एतावत् सूचनाः पर्याप्ताः, तथापि प्रयोक्ता पुनः डबल् क्लिक् कृत्वा थर्ड कॉलम इत्यत्रापि विवरणं प्राप्तुं शक्नोति। यथा वयं प्रतिदिनं विस्तृतरूपेण डेटा इत्यत्र दोषनिवारणं कुर्वन्तः स्मः। यदा एतत् समाप्यते तदा अस्माभिः एतत् सर्च टूल अस्माकं वेबसाइट इत्यत्र लोकार्प्यते। तो इससे आपने देखा कि हम कैसे शोध करते हैं। कोश बनाने का जो काम है वो एक बार की मेहनत है। एक दफा आपने कोश में एक एंट्री डाल दी, पंचदशी उसके टीका, तो जितनी पंचदशी की और उसके टीकाओं की पांडुलिपि आएंगी वही कोश की एंट्री, वही लेक्सिकल एंट्री बार बार इस्तेमाल होनी है। तो कोश बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। शुरू में शोध, पूरी शोध होने के बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद उसके एनालिसिस और वेरिएंट स्पेलिंग्स, यानी कि लेखन अलग अलग जो लेख भेद और वैकल्पिक नाम वगैरह, ये सब करने के बाद वो एंट्री कंप्लीट होती है। और कंप्लीट एंट्री समीक्षा के लिए हमारी टीम के किसी अन्य 2 सदस्यों को भेजी जाती है। अगर काम मैं कर रहा हूं तो मैं अपने 2 कॉलीग्स के नाम पे ये पीयर रिव्यू के लिए भेज दूंगा। उनकी जो भी टिप्पणी आएगी उसे मुझे ही ठीक करनी है। जब तक वो पूरी ओके नहीं कर देते तब तक ये चक्कर चलता रहता है। और जब समीक्षाकर्ता सेटिस्फाइड है कि ये एंट्री ठीक है तो ये फाइनली लेक्सिकॉन बन जाती है। इस सारे काम में शुरू से आखिर तक कब हुआ और किसने किया, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम ट्रैक कर सकता है। तो आइए पंकज से सुनते हैं कि कोश क्या है और कैसे काम होते हैं। कार्यक्रमे यथा प्रदर्शितं तदवत् कोशाः विवरणसूचीनां गुणवत्तायाः स्थिरतायाश्च कृते आधारस्तम्भाः सन्ति। ते सूचीविवरणानां शीघ्रतया अन्वेषणार्थं सहायकाः सन्ति। अस्माकं सविधे 5 विधाः कोशाः सन्ति। तेषु 4 कोशेषु 15 उदाहरणमाध्यमेन चर्चां करिष्यामि। विषयकोशः संस्कृतसाहित्यस्य कश्चित् अनुक्रमिकः विभाजकः अस्ति। प्राक्काले वर्तमानकाले च बहवः विद्वांसः संस्कृतसाहित्यं विषयश्रेणीषु वर्गीकर्तुं
विभिन्नान् प्रस्तावान् प्रदत्तवन्तः, विभिन्नप्रणाल्याः प्रयोगांश्च कृतवन्तः। अस्माकं विषयकोशः 22 वर्गेषु विभक्तः अस्ति। तं शून्यस्तरीयविषयतः कथयामः। प्रत्येकं विषयम् उपखण्डेषु विभक्तुं समर्थाः। उपखण्डानां 4 निम्नतमस्तराः वर्तन्ते। 15 दर्शनविषयेषु अद्वैतदर्शनविषयस्य भागः अस्ति। कीवर्डकोशाः प्रासङ्गिकविषयाणाम् अन्वेषणार्थं सहयोगीभूताः सन्ति। एते शब्दाः स्वतन्त्रविषयेण विभिन्नविषयेण सह वा संयोजयितुं समर्थाः। 15 ग्रन्थे 15 सन्ति। अयं विशालकाय ग्रन्थः अस्ति। अस्य पाण्डुलिपयः अध्यायपरिमिताः अथवा नैकाध्यायपरिमिताः एव बाहुल्येन प्राप्यन्ते। एतदर्थं प्रत्येकम् अध्यायस्य नाम कीवर्डरूपेण अन्वेषणार्थं निर्मितम्। व्यक्तिकोशे रचयितॄन् टीकाकारांश्च संस्थापितवन्तः। कोशः विशिष्टतया समानरूपेण प्राप्तविशिष्टव्यक्तीनां परिचयं प्रददाति। प्रत्येकं कोशपत्रं सम्यक्तया संशोध्य निर्मितवन्तः। अस्मिन् कोशपत्रे ते सन्दर्भाः संयोजिताः येषां माध्यमेन रचयितॄणां सम्पूर्णपरिचयः प्राप्यते। सर्वे कोशाः उपनामानि वैकल्पिकनामानि च प्रयच्छन्ति, येन अन्वेषणार्थं सुगमता सरलता च भवेत्। अस्माकं ग्रन्थनामकोशः व्यक्तिकोशवदेव सम्यक् प्रकारेण शोधयित्वा निर्मितः। ग्रन्थनामकोशः ग्रन्थेन सह तत्सम्बद्धं विषयं, रचयितारं, टीकाकारं तथा मुख्यपाठं च संस्थापयति। यदि केवला टीका लभ्यते तर्हि तत्सम्बद्धं मूलग्रन्थमपि संयोज्य दर्शयति। वयम् एतत् स्थापनार्थं प्रयासं कुर्मः। यत् ग्रन्थः प्रकाशितो वा न वेति। यदि प्रकाशितः तर्हि वयं तं कृतिरिति सम्बोधयामः। कोशाः विवरणसूचीनां तथा च प्रदत्तवस्तूनाम् अन्वेषणार्थम् आधारस्तम्भाः सन्ति। यदि वयं कोशनिर्माणसमये एकवारं सम्यक्तया प्रयासं कृत्वा विवरणं कुर्मः तर्हि अनेकपाण्डुलिपीनां कृते तेषां प्रयोगं कर्तुं समर्थाः भवेम। तो आपने देखा कि कोशों के लेक्सिकन्स के इस्तेमाल से हम कैसे हमारे काम को की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। आइए अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग यानी कि सूचीकरण का जो काम है, विवरणात्मक सूचीकरण का, वो काम कैसे होता है। तो लाइब्रेरी का डेटाबेस मैंने पहले बता दिया, इमेजेस का डेटाबेस कैसे बनता है वो बता दिया, और लेक्सिकॉन कैसे बनते हैं वो बता दिया। तो ये 3 चीजें हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम पे पहले से पड़ी हैं। जो कैटलॉग संपादक है उसका काम इस पीले चौकोर में है। कोई भी एक्सेशन नंबर जैसे ही कोई एडिटर उठाता है तो लाइब्रेरी का डेटाबेस और इमेजेस का डेटाबेस ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है और इस डेटा एंट्री के अंदर जुड़ जाता है। संपादक को लेक्सिकॉन से इंफॉर्मेशन इस एंट्री में जोड़नी है और कुछ डेटा हाथ से मैन्युअली डेटा एंटर करना है। जब एक एंट्री पूरी हो जाती है तो ये एंट्री भी पहले के तरीके से पीयर रिव्यू यानी समीक्षाकर्ताओं के पास भेजी जाती है। अगर समीक्षाकर्ताओं को कोई त्रुटियां नजर आती हैं तो वो दोबारा संपादक के पास भेज दी जाती हैं। जब त्रुटियां सारी खत्म हो जाती हैं तो आगे पब्लिशिंग के लिए
डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग, जिसका हमने नाम संग्रह दिया है, उसमें पहुंच जाती है। इस सारे काम के लिए भी हम समय और काम करने वाले के नाम को थ्रू आउट ट्रैक कर सकते हैं। किसने शुरू किया, किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया, कब पब्लिश हुआ, ये सारी जानकारी कंप्यूटर सिस्टम बैकग्राउंड पे रखता है। तो अश्विनी लंके का वीडियो आपको बताएगा कि सूचीकरण कैसे किया जाता है। विवरणात्मकसूचीकरणस्य मूलाधाराः वर्तन्ते वैदिकसंशोधनमण्डलस्य मुद्रितसूचीषु उक्ताः विषयाः, पाण्डुलिपिचित्राणि, कोशश्च। 15 ग्रन्थस्य उदाहरणेन कार्यपद्धतिं स्पष्टीकरोमि। अस्य पुस्तकालयसङ्ख्या अस्ति VSM 1478 कार्यालये वयम् एकस्मिन् स्क्रीन् मध्ये पाण्डुलिपिचित्राणि पश्यामः, अपरे च सूचीपत्रं पूरयामः। एतत् सूचीपत्रं विभिन्नविभागेषु विभक्तमस्ति। यदा अहं पुस्तकालयसङ्ख्यां स्थापयामि तदा पुस्तकालयेन उक्ताः अंशाः अत्र स्वयमेव प्रकटीभवन्ति, येषां साहाय्येन अहम् अग्रिमं कार्यम् आरभे। अत्र अतीव महत्त्वपूर्णं वर्तते पाण्डुलिपेः शीर्षकस्य चयनम्। मुद्रितसूच्यां 15 सटीक् इति शीर्षकं प्राप्यते। पाण्डुलिपेः प्रथमपृष्ठे पददीपिका इति लिखितमस्ति। सम्यक् अवलोक्य मया ज्ञातं यत् अत्र तात्पर्यबोधिनी टीकया सह 15 ग्रन्थः लिखितोऽस्ति। अतः मया ग्रन्थनामकोशतः 15 तात्पर्यबोधिनी च इति चितम्। एतौ द्वावपि ग्रन्थौ प्रकाशितौ, अतः कृतिनिमित्तमपि मया समानग्रन्थनाम चीयते। यदा अहम् एतद् ग्रन्थनामद्वयं चिनोमि तदा विषयः, कीवर्ड् शब्दाः, रचयिता, टीकाकारश्च स्वयमेव प्रकटीभवन्ति। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् एतावता मया केवलं पाण्डुलिपेः उपरि लिखितं शीर्षकम् एव टङ्कितम्। पाण्डुलिपेः पठनात् परम् अवगतं यत् अस्यां केवलं 6 प्रकरणानि एव सन्ति, अतः मया केचन कीवर्ड् शब्दाः न्यूनीकर्तव्याः सन्ति। एवमेव अन्यविवरणांशानां विषयेऽपि प्रदत्तपर्यायेषु समुचिताः पर्यायाः मया चिताः। पाण्डुलिपेः पुष्पिकायां मया लेखकस्य नाम अन्विष्य तस्य इमेज् क्रमाङ्केण सह टङ्कितं, येन समीक्षाकर्त्रोः कार्यं सरलं भवेत्। तौ तदेव इमेज् दृष्ट्वा पुष्टिं कर्तुं शक्नुतः। अग्रिमविभागः पाण्डुलिपेः स्थूलं विवरणं वक्ति। मया तु पाण्डुलिपिः प्रत्यक्षं न दृष्टा, अतः अहं केवलं पाण्डुलिपिचित्रेषु तथा पुस्तकालयस्य विवरणसूच्याम् एव विश्वसिमि। अत्रापि प्रायः विवरणांशानां विषये प्रदत्तपर्यायेषु समुचिताः पर्यायाः मया चिताः। अत्र प्रतिपृष्ठं 14 पङ्क्तयः, प्रतिपङ्क्ति 39 अक्षराणि इति पूर्वोक्तम् आसीत्, तद् मया झटिति पुष्टीकृतम्। पाण्डुलिपिं सम्यक् दृष्ट्वा मया ज्ञातं यत् अत्र बहुविधानि हस्ताक्षराणि सन्ति, अतः अहम् अनेकम् इति पर्यायं चिनोमि। पुस्तकालयस्य सूचिः विवृणोति यत् अस्याः पाण्डुलिपेः 100+3 पुटानि सन्ति, तथा मम पार्श्वे 200+6 चित्राणि उपलब्धानि सन्ति, अतः अत्र हस्तक्षेपं न करोमि। अग्रिमविभागे इमेजेस् इत्येतेषां तान्त्रिकं विवरणं दीयते। एतेषु केचन अंशाः इमेजेस् चित्राणां क्रमनिर्धारणसमये एव स्पष्टीकृताः सन्ति, तथा ते मम कार्याय अत्र स्वयमेव प्रकटीभूताः सन्ति। अत्रत्यः सर्वाधिकः महत्त्वपूर्णः अंशः वर्तते अनुपलब्धानि पुटानि, परन्तु अस्यां पाण्डुलिप्यां सर्वाण्यपि पुटानि उपलब्धानि सन्ति। विभागेऽस्मिन् पाण्डुलिपिविषयकानि ऐतिहासिकतथ्यानि यथा दिनाङ्कः, स्थानादीनि उक्तानि सन्ति। पाण्डुलिपेः उपान्तिमपृष्ठे या पुष्पिका प्राप्ता तस्यां समाप्तिदिनस्य सम्पूर्णं विवरणं प्राप्तं। तद्मया वर्षादारभ्य दिनं यावत् अवरोहपद्धत्या अत्र प्रथमाविभक्तौ लिखितम्। भारतीयकालानुगुणं प्राप्तवर्षस्य सम्यक् गणनां कृत्वा तस्य ख्रिस्तवर्षमपि अन्विष्टम्। यतोहि लेखकेन लेखनस्थानं नोक्तम्, अतः मया अत्र अज्ञातः इति पर्यायः चितः।
अस्यां पाण्डुलिप्यां ग्रन्थस्य 15 प्रकरणेषु केवलं 6 प्रकरणानि एव प्राप्यन्ते, अतः मया उपलब्धप्रकरणानां नामानि अत्र टङ्कितानि। सूचीपत्रस्य अन्तिमविभागे पाण्डुलिपेः महत्त्वपूर्णपृष्ठानां लिप्यन्तरणं भवति। अस्याः पाण्डुलिपेः मुखपृष्ठं न प्राप्यते, अन्तिमपृष्ठमपि रिक्तमस्ति। यतोहि अस्माभिः निश्चितं यस्याः पाण्डुलिपेः शताधिकानि पृष्ठानि प्राप्यन्ते तेषां प्रथमं तथा उपान्तिमं पृष्ठं साक्षात् दर्शनीयमिति, अतः तयोः लिप्यन्तरणस्य आवश्यकता नास्ति। एकस्मिन् स्क्रीन् मध्ये पुष्पिका इमेजेस् दृष्ट्वा अहं ताः पुष्पिकाः अत्र यथाक्रमं यथा लिखितं च तथैव टङ्कयामि। विभागेऽस्मिन् वयं धनधातुः चिह्नं दर्शयामः, यः अस्याः विवरणसूच्याः निर्माणाय धनं दत्तवान्। सद्यः तु सर्वविधम् अर्थसाहाय्यं सिक्योर् मीटर्स् संस्थया एव प्राप्यते। विवरणसूचीं सम्पूर्णतः पूरयित्वा अहं पुनरेकवारं सर्वं सावधानेन अवलोक्य कार्यं सम्पूर्णम् इति नुदामि। तदनन्तरं कार्यसहकारिभ्यः द्वयोः चयनं कृत्वा एतत् सूचीपत्रं ताभ्यां समीक्षणाय प्रेषयामि। यदि काश्चित् त्रुटयः सन्ति तर्हि तासां समीकरणाय एतत् पुनः मम पार्श्वे आयाति। सम्पूर्णतः त्रुटिरहितं सूचीपत्रं प्रकाशनाय अग्रे गच्छति। तो आपने देखा कि हमारे जो कैटलॉग एडिटर्स हैं, जो संपादक हैं, सूची संपादक, वो कैसे काम करते हैं। अब आइए हिमांशु गौड़ से सुनते हैं कि जो सूचीकरण हो चुका तो वो एक एंट्रीज के बारे में, फिनिश्ड एंट्रीज के बारे में वो आपको बताएंगे। भवन्तः डिजिटल चित्रणं, पृष्ठानां क्रमेण विन्यासः, कोशनिर्माणं तथा विवरणसूचीनिर्माणम् इत्येषां विषये मम सहकारिभिः वर्णितं कार्यस्वरूपं दृष्टवन्तः। अधुना अहं तेषां कार्यपरिणामान् सोदाहरणं दर्शयामि। अहं VSM 5579 इति पुस्तकालयसङ्ख्यायाः 15 सूचीपत्रम् उदाहरामि। अत्र पाण्डुलिपिमुखपृष्ठं तत्त्वविवेकप्रथमाध्याय इति शीर्षकं दर्शयति, किन्तु अन्तिमपृष्ठे 15 इति लिखितमस्ति। पाण्डुलिपिं दृष्ट्वा ग्रन्थनाम 15 इति निश्चितम्। सूचीपत्रे प्रदत्तशीर्षके ग्रन्थकोशात् 15 इति ग्रन्थनाम चितम्। ग्रन्थनामचयनेन रचयिता, विषयः, कीवर्ड शब्दाः च सम्पादकाय साक्षात् दृश्यन्ते। अत्र वयं केवलं पाण्डुलिपीनां प्राप्त इमेजेस् इत्येतेषाम् एव सूचीं कुर्मः, न तु साक्षात् पाण्डुलिपीनां। यतः सूचीसम्पादकाः पाण्डुलिपीः साक्षात् कदापि न पश्यन्ति, अतः पाण्डुलिप्याः इमेजेस् मध्ये यद् दृश्यते तदेवात्र प्रमाणं, तदन्यद् भ्रामकम्। अतः वयं पुस्तकालयेन प्रकाशितविवरणसूचीग्रन्थेषु अथवा यावद् इमेजेस् मध्ये पश्यामः तत्रैव विश्वसिमः। वयम् इमेजेस् इत्येतेषां गुणवत्तानुसारं यावत् शक्यं तावद् उपयुक्तं विवरणं प्रदद्मः। प्रायः इमेजेस् कोणभागेभ्यः कर्तिताः भवन्ति इत्यतः प्रत्येकं पत्रस्य पृष्ठ ऊर्ध्व अधोभागानाम् अभिज्ञानं प्रायः असम्भवम्। अतः पाण्डुलिप्यां लिखिताः पृष्ठसङ्ख्याः न महत्त्वपूर्णाः। प्रायः विद्वांसः शोधार्थिनो वा ग्रन्थनाम्ना, रचयित्रा, विषयानुगुणं कीवर्ड शब्दैः वा स्वरुच्यनुसारं पाण्डुलिपीः अन्विषन्ति। अतो व्यवस्थेयं यथा मापदण्डं परिणामं दर्शयति। अतोऽस्मिन् अन्वेषणक्षेत्रचतुष्टये एकरूपता महत्त्वपूर्णा, कोशोपयोगश्च शब्दत्रुटीः न्यूनीकृत्वा सम्पादकैः सह निरन्तरतां निश्चिनोति। अनेन उपयोक्ता केवलं सम्पूर्णपाण्डुलिपीः तिथ्यनुसारम् अथवा सूचीपत्रे उक्तविषयेषु कमपि विषयं स्वीकृत्य परिणामान् न्यूनीकर्तुं शक्नोति। एतदर्थं प्रदत्तपर्यायाः
निरन्तरताविषये साहाय्यं कुर्वन्ति। यदा मूलपाठः तस्य टीका च उभयम् एकस्यामेव पाण्डुलिप्यां प्राप्येते तदा अस्माभिस्तादृशं प्रदत्तशीर्षकं चीयते येन द्वयोः किमप्येकं ग्रन्थनाम अन्वेष्टुं शक्यते। कोशे टीकाग्रन्थः मूलपाठेन सह संयोजितः तथा टीकाकारस्य नाम स्वतः स्वीक्रियते। वयं विभिन्नोद्देश्यपूर्तये प्रत्येकं सूचीपत्रात् विभिन्नपरिणामप्राप्तयेऽपि प्रयत्नं कुर्मः। सूचीपत्रान्वेषणं साररूपेणापि शक्यं। पूर्वदर्शितरूपेण सम्पूर्णसूचीपत्रमपि दर्श्यते। यदि पुस्तकालयः विवरणसूचीं पुस्तकरूपेण प्रकाशनेच्छुकः तर्हि तस्मै बोरी इत्यस्य विवरणसूचीपुस्तकानि यथोपलब्धानि तथैव दातुं शक्यन्ते। शोधप्रबन्धे दर्शयितुं योग्यं सन्दर्भचित्रं तथा ग्रन्थसूच्याः कृते उपयोगी अन्तर्जालीयसङ्केतम् अपि प्रदास्यते। तो अब तक आपने हमारे पहले जो 3 चरण हैं उनके बारे में सुना, और जो अंत में सूची की एंट्री है उन्हें भी आपने देखा। फाइनली जो ये विवरणात्मक सूची है ये इंटरनेट पे पब्लिश होगी। अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन और ये इसके कुछ कारण है, मैं समझाता हूं। आवश्यक यह है कि इस सूची में सर्च कैसे, यूजर सर्च कैसे होगी, वो पहले डिफाइन और तय होना चाहिए। तो हमने जुलाई 2019 में पुणे में एक वर्कशॉप की थी जिसमें ये तय किया था स्कॉलर्स के साथ कि कैसे हम सर्चेस को चलाएंगे। तो इसका डिजाइन पूरा हो चुका है। एक विषय है इंपॉर्टेंट डिसएम्बिगुएशन, यानी कि अगर कोई विषय ऐसा है या कोई नाम ऐसा है जो एक से अधिक है तो यूजर उसके बीच में पहचान कर सके। जैसे ज्योतिष, तो ज्योतिष एक वैदिक विषय भी है और एक लौकिक विषय भी है। अगर यूजर ने ज्योतिष टाइप किया तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम उस यूजर से पहले पूछ ले कि आपको वैदिक ज्योतिष में दिलचस्पी है या लौकिक ज्योतिष में। इसे डिसएम्बिगुएशन कहते हैं। तो हम डिसएम्बिगुएशन कैसे करेंगे इस पर अभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम इस सिस्टम को इंटरनेट पे लॉन्च करें उसके पहले ये काम पूरा हो जाएगा। इसका जो अगला कदम है वो है इमेज लिंक ट्रांसक्रिप्शन का। इमेज लिंक ट्रांसक्रिप्शन का अभी तक हमने काम शुरू किया नहीं है। हम इस चीज को कंप्यूटर पर कैसे डिजाइन करेंगे इसके अलग अलग विकल्प इस समय देख रहे हैं। हम कभी भी एक रास्ता पकड़ के नहीं दौड़ लेते, पहले एक से अधिक विकल्प ढूंढते हैं। तो उस पर काम चल रहा है। इस काम के लिए हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक नई तकनीक है, वैसे तो काफी पुरानी है लेकिन इस काम के लिए नई है, तो इसके भी हम टूल्स और एल्गोरिदम्स इस समय सोच रहे हैं कैसे बनाए जाए और इनको टेस्ट कर रहे हैं। शुरू हमने जो इस पे काम किया है वो जो पांडुलिपि का पेज है उसमें कितनी लाइन है और उन लाइनों में कितने अक्षर हैं इसकी काउंटिंग में, जिससे कि आगे चल के ये तो हमें काम कैटलॉग, आपने देखा होगा कैटलॉग एंट्री के अंदर भी हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन जब आगे बढ़ाएंगे तो हम ये बता पाएंगे कि जो डिजिटल कॉर्पस है कि वो ये कौन सी, ये शब्द डिजिटल कॉर्पस में कौन सी लाइन और कौन से अक्षर या कौन से सेट ऑफ अक्षर से रिलेट करता है। तो टेक्स्ट इमेज अलाइनमेंट में भी हमें मदद करेगा। श्रेयस द्विवेदी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। आप उनका वीडियो देखते हैं, वो आपको समझाएंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। नहीं, लास्ट पांडुलिपि के एक इमेज में पंक्तियों की कुल संख्या और समग्र वर्णों की कुल संख्या को जानने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं ताकि किसी पेज पर पंक्तियों अथवा वर्णों को गिनने और पांडुलिपियों के लिप्यंतरण अर्थात ट्रांसलिट्रेशन जैसी कई समस्याओं का समाधान निकाला जा सके।
अभी हम इस कार्य में प्रारंभिक चरण में ही हैं और इस कार्य में हमें कुछ उत्साहजनक परिणाम भी मिले हैं। शुरुआत में हमने एनसीसी के 39 खंडों पर ओसीआर का काम किया था और उस सफलता ने हमें लाइन एंड कैरेक्टर काउंटिंग यानी रेखा और अक्षर गणना की समस्या की ओर अग्रसर किया और हमने पाया कि इसकी ऑटोमेशन से संपादकों की बहुत समय की बचत होगी। हम डिजिटल इमेज को लेकर निर्धारित करते हैं कि हम उसमें उपस्थित सारी पंक्तियों की गणना करें और उन पंक्तियों में उपस्थित सभी वर्णों की गणना करके उनकी कुल संख्या बताएं। इस कार्य में हम सबसे पहले इमेज को ब्लैक एंड वाइट में परिवर्तित करते हैं और उसके बाद हम उसमें से अनवांछित चीज़ों को निकाल देते हैं। फिर हम इस ब्लैक एंड वाइट इमेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का उपयोग करके पंक्तियाँ और वर्णों की कुल संख्या क्रमशः निकाल लेते हैं और ये हम कलर इमेज पर प्रतिरूप में दिखा देते हैं। इसी तरह हम ब्लैक एंड वाइट इमेज में ही वर्णों की परिधियों को पहचान कर कलर इमेज में दिखा देते हैं। पंक्तियों और वर्णों की गणना के लिए हमें परिधियों की प्लॉटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम लिप्यंकन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तब हमें मूल शब्दों और इमेज के बीच अलाइनमेंट दिखाने में इसकी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार मैंने आपको आद्योपांत जो हमारी प्रणाली है वो कैसे चलती है या चलेगी इसके बारे में जानकारी दे दी। इस सब चीज को चलाने के लिए और इस व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए एक अच्छे मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता है और इस मैनेजमेंट सिस्टम में को भी हमने बनाया है। मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे आवश्यक चीज है जो संपादकों पर कार्यभार है, वर्कलोड है, उसका मैनेजमेंट, और दूसरा जो हम काम कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता और काम में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको जानना और उनका समाधान करना। और तीसरा जो चरण है वो है कि हर लाइब्रेरी के काम में हम कितना पूरा उसे कर पाए, यानी इस केस में वैदिक संशोधन मंडल की लाइब्रेरी की जो परियोजना है उसके समग्र रूप से कि हमने कितनी 15,863 पांडुलिपियां थी, कितने की इमेजेस हो गई, कितने की पेजिनेशन हो गई, कितने की कैटलॉगिंग हो गई वगैरह, ये सब जानना। तो आइए इस पर भी एक वीडियो है वो देखते हैं। मैनेजमेंट इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए एक सुदृढ़ संचालन प्रणाली आवश्यक है। आज संचालन का कार्य मैं कर रहा हूं, सो अब मैं अपने काम के बारे में आपको बताऊंगा। संचालन के 4 प्रमुख भाग हैं। पहला, सिस्टम यूजर्स को उनके कार्यानुसार अनुमति देना। दूसरा, ड्रॉप डाउन लिस्ट पर नियंत्रण। तीसरा, हर संपादक पर कार्यभार का संचालन। व चौथा, संपूर्ण प्रणाली में काम की गुणवत्ता। हर व्यक्ति को उसके काम के हिसाब से एक रोल दिया गया है, जिससे ये तय होता है कि वह कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या कर सकता है और क्या नहीं। जैसे अश्विनी को रिव्यूअर का रोल दिया गया है, तो वो कैटलॉग एंट्रीज को बदल सकती है पर डिलीट नहीं कर सकती, परंतु वो ड्रॉप डाउन लिस्ट्स को नहीं बदल सकती। कैटलॉगिंग के काम की जटिलता को सुगम व स्पष्ट रखने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट्स पर नियंत्रण आवश्यक है। उदाहरणतः पृष्ठ पर मार्जिन्स के वर्णन के लिए 6 ड्रॉप डाउन वैल्यूज हैं। यदि एक नई वैल्यू की जरूरत पड़े तो पूरा सोच समझकर मैं नई वैल्यू जोड़ सकता हूं। मैं हर संपादक को उसकी योग्यता व कौशल के अनुसार विवरणात्मक सूचीकरण के लिए पांडुलिपियां असाइन करता हूं। मैं एक बटन दबाकर हर संपादक का कैटलॉगिंग का पेंडिंग काम देख सकता हूं।
इसी प्रकार समीक्षा की पेंडेंसी भी मुझे आसानी से पता चलती है। रोज सवेरे इन दोनों पेंडेंसी को देखकर मैं नया काम असाइन करता हूं, और यदि समीक्षा की पेंडेंसी है तो उसे गति देता हूं। जब सूची संपादकों के पास कम पांडुलिपियां रह जाती हैं तो मैं उन्हें नई पांडुलिपियां असाइन करता हूं। संपादक की रुचि व योग्यता के अनुसार पांडुलिपि असाइन की जाती है। इस स्क्रीन पर मुझे केवल वो पांडुलिपियां मिलती हैं जिनका सूचीकरण अभी बाकी है। उदाहरणतः तिथि चिंतामणि का शीर्षक व प्रमुख पृष्ठ देखकर मुझे ज्ञात होता है कि यह ज्योतिष विषय से है और हमारी ज्योतिष विशेषज्ञ दिव्या को असाइन होनी चाहिए। एक बार असाइन किया गया काम जरूरत पड़ने पर दूसरे को भी असाइन किया जा सकता है। हाल ही दिव्या के कोविड संक्रमित होने पर जब यह स्पष्ट हुआ कि वे लंबे काल के लिए छुट्टी पर रहेगी, उसका काम आसानी से औरों को दिया जा सका। समीक्षाकर्ताओं की टिप्पणियों को पढ़ने से मुझे सूचीकरण व कोश निर्माण में आ रही कठिनाइयों व गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है। समीक्षाकर्ता त्रुटियां ढूंढ उनके सुधार के लिए सकारात्मक सुझाव देते हैं, जो संपादक को सुधार करने में मदद करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मैं भी अपनी टिप्पणी जोड़ सकता हूं। एक अंतराल में दिए समीक्षाकर्ताओं के सुझावों के सारांश का अध्ययन करने से सामान्य त्रुटियों की जानकारी मुझे मिलती है। इस प्रकार हम निरंतर अपने काम को सुधार सकते हैं। तो आपने हमारे सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में भी अब सुना। अभी तक के हमारे प्रमुख अनुभव, इनके बारे में थोड़ी सी बात करें। सबसे जरूरी चीज हमारे लिए गुणवत्ता थी, और गुणवत्ता के बारे में ये हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि समीक्षा आवश्यक है। समीक्षा से क्वालिटी सुधरती है। और दूसरा ये है कि लिप्यंतरण में जितनी भी हमें त्रुटियां मिलती हैं, उनमें से 60% लिप्यंतरण की मिलती है। हमारी संस्था की कैपेबिलिटी, यानी कि हमारे पास जो लोग हैं उनकी कैपेबिलिटी, उसमें भी कुछ कमियां हैं। ऋग्वेद, श्रौत, आयुर्वेद, तंत्र, इस तरह के जो कुछ विषय हैं जिनकी पांडुलिपियों की पहचान, वर्गीकरण में हमें तकलीफ पड़ती है, तो इस तरह के इन विषयों के ज्ञाताओं की हमें आवश्यकता है। टीम निर्माण में हमें कुछ अड़चनें आ रही हैं। पहले तो आवेदकों की कमी है, और दूसरा कोरोना काल की वजह से कठिनाइयां हैं। लोग साक्षात्कार के लिए आ नहीं पाते उदयपुर। इस सब काम में जो मेन मुद्दा, जो सबसे सेंट्रल इशू जो है, वो है कि हर पांडुलिपि अपने आप में अजीब है। हर पांडुलिपि में कुछ न कुछ नया आता रहता है। पांडुलिपियों के बीच में वेरिएबिलिटी बहुत है, अंतर बहुत है, और उसकी वजह से काम जटिल होता जाता है। इसी से हमारी मुख्य चुनौती भी आती है कि इस जटिलता को सरलता में बदलकर काम को आसान कैसे रखें। अगर हमें 25 लाख पांडुलिपियों का सूचीकरण करना है तो ये काम आसान होना ही होगा। अगर ये काम मुश्किल हुआ तो लोगों की ट्रेनिंग मुश्किल होगी, गुणवत्ता गिरेगी। इसलिए काम को आसान रखना, लेकिन यूजर को जो सही जानकारी मिलनी है वो भी मिले, ये एक चैलेंज है, ये एक चुनौती है जिससे कि हम हमेशा जूझते रहते हैं। इस जटिलता से सरलता की ओर जाने में हमें आईटी सिस्टम बार बार बदलने पड़े, और हमारी कार्यविधि, जो हमारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनमें भी निरंतर बदलाव हुआ है। हमें
हम जिन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बन चुके हैं। ये लिखित रूप से मौजूद हैं और निरंतर हम इन्हें सुधारते भी जा रहे हैं। नए लोग जब हमें ज्वाइन करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि 2 सप्ताह में एक नया व्यक्ति काम शुरू कर सकता है, कैटलॉगिंग का काम शुरू कर सकता है, पेज सीक्वेंसिंग का काम शुरू कर सकता है। और काम की गति और गुणवत्ता ये अभ्यास से आती है। जो हम काम कर रहे हैं उसकी प्रोसेसेस सुचारू रूप से अच्छी चल रही हैं और इनमें निरंतर सुधार भी होता रहता है। वैदिक संशोधन मंडल से इन अनुभवों के रहते जो अगले कदम हैं वो इस प्रकार हैं कि हमें इन लाइब्रेरी इमेजिंग यानी कि पुणे जाकर के डिजिटल चित्रण कुछ पांडुलिपियों का करना होगा। ये काम हम अगस्त में शुरू करने की सोच रहे हैं अगर कोरोना अनुमति दे इस काम को करने की। हमें जो अपनी क्षमता बढ़ानी है उसमें मैंने कई विषयों की जिक्र किया था। अभी हमने एक श्रौत के विद्वान के साथ, एक गुरुजी के साथ अनुबंध किया है। अन्य विषयों पे हमें आज भी खोज है लोगों की। सर्च सिस्टम मैंने कहा था 2019 में हमने एक कार्यशाला की थी। उस कार्यशाला के बेसिस पे डिजाइन पूरा हो चुका है, कोडिंग जल्दी खत्म हो जाएगी। जब हम सिस्टम को लॉन्च करेंगे तब, यानी कि जब उसको प्रकाशित करेंगे तब तक ये तैयार हो जाएगा। इस प्रकाशन के लिए हम कोरोना काल के समाप्त होने की इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि पुणे जाकर के एक कार्यक्रम आयोजित करें और वहां इसका प्रकाशन करें। इमेज लिंक ट्रांसक्रिप्शन ये काम अभी शुरू होना है, इसका डिजाइन चल रहा है और इस वर्ष के अंत तक पूरा होगा। आपने देखा हम कोश निर्माण कैसे करते हैं और आपने ये भी देखा कि हम एनसीसी में से डेटा कैसे सर्च कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का समन्वय कर एक ऑटोमेटिक सिस्टम भी हम निर्माण करने की सोच रहे हैं, जिससे कि कोश निर्माण आसान हो जाएगा। आपने जो नेशनल कैटलॉगोरम का सर्च टूल आपको अनिल ने दिखाया था, उसको हम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करने की सोच रहे हैं और स्कॉलर्स के लिए भी वो शायद काम आए। 25 लाख पांडुलिपियों का सूचीकरण और 5 लाख का लिप्यंतरण, ये जो हमारी योजना है, इसके लिए हमें 200 विशेषज्ञों की टीम चाहिए आज, और इस काम के लिए जाहिर धनराशि लगेगी। आज हमारे पास 2 करोड़ रुपए साल का बजट है, लेकिन अभी हम खर्च नहीं कर पा रहे क्योंकि इस बजट से हम लगभग 30 संपादक और जो अन्य सहयोगी लोग हैं उनको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टीम छोटी ही है। 2 करोड़ से 12-15 करोड़ रुपए साल पहुंचना मुझे मुश्किल नहीं लगता। हम आगे दानकर्ताओं से बात करेंगे जो इस काम में हमें सपोर्ट करें, और वो बात हम तभी कर पाएंगे जब कोरोना काल खत्म हो जाए, हमारी सूची प्रकाशित हो जाए, संस्कृत के विद्वानों से एक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिले कि हाँ ये चीज काम की है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए, और हम अपने आप में ये एस्टैब्लिश कर पाए, ये हम प्रूव कर पाए कि काम हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन काम के बढ़ाने के साथ गुणवत्ता नहीं घट रही। तो ये 4 कंडीशन जिस दिन पूरी होंगी उस दिन हम दानकर्ताओं के पास पहुंच जाएंगे, और मुझे कोई संकोच नहीं, कोई संदेह नहीं है कि हमें जो फंडिंग चाहिए वो मिलेगी। दानकर्ताओं को इस फंडिंग के एवज में पब्लिसिटी चाहिए, प्रचार चाहिए। तो आपने देखा हमने अभी से हमारे सिस्टम में प्रावधान कर रखा है, किस दानकर्ता ने ये काम स्पॉन्सर किया ये हम बताते हैं। एक कदम और हम उठाने की सोच रहे हैं, वो ये है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अगर आपने हमारी टीम को ज्वाइन किया और आप गोकर्ण के रहने वाले हैं तो आप गोकर्ण से ही काम कर सकें, ऐसी हमारी चेष्टा है। इसके लिए हम ये मानते हैं कि उदयपुर में जो प्रोबेशन पीरियड है
उस प्रोबेशन पीरियड में 6 महीने की ट्रेनिंग उदयपुर में आके लेनी होगी। एक दफा जब कौशल बन जाएगा तब आप जहां कहाँ रहते हैं वहां जाएं और वहां से काम करें। साल में 2 या 3 दफे उदयपुर आकर के और आने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसमें चैलेंज ये है कि दूर से काम करने वालों की गुणवत्ता और उत्पादकता को हम कैसे जज करेंगे, और दूसरी चैलेंज है दूर शहरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ की, तो वो काम कैसे होगा, हमारे सर्वर से दूर दराज के शहरों से कैसे कनेक्शन बैठेगा। और तीसरी जो चैलेंज है वो ये है कि हम लाइब्रेरीज की पांडुलिपियों की इमेजेस पे काम कर रहे हैं, ये बड़ी वैल्यूएबल है और इनका दुरुपयोग न हो, इसे हम कैसे रोकेंगे। तो इसके लिए हमें सिस्टम्स बनाने होंगे। ये आने वाले महीनों में इसके ऊपर हम काम करके और बढ़ेंगे आगे। और जो चौथा मोटा काम है वो ये है कि वीएसएम का काम खत्म हो उसके पहले हम और पुस्तकालय अपने इस काम के साथ जुड़ें, उनकी इमेजिंग, उनकी कैटलॉगिंग का काम भी हम हाथ में लें। तो ये आज का कार्यक्रम यहाँ खत्म होता है। अब हमारे पास 10 मिनट का समय है प्रश्नोत्तर का। तो कई प्रश्न आए हैं और मैं अब मेरे कॉलीग अनिल को I'm not on screen. Where? Okay, where is Anil? अनिल जी, आप जो सवाल Q&A बॉक्स में आए हैं प्लीज अपने आप को वीडियो पे लाकर पूछ लीजिए ताकि हम उनका जवाब दे सकें। जी नमस्कार, नमस्ते भाई। प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। एक एक करके बोलते चले अनिल। जी जी सर। तो पहले कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारी कोई वेबसाइट है जिसपे ये सारा कार्य उपलब्ध है? वेबसाइट अभी निर्माण हो रहा है। धरोहर की एक वेबसाइट है जिसपे छोटा सा जिक्र हमारे काम का है, धरोहर.org। धरोहर.org के नाम की वेबसाइट है। आप www.dharohar.org पर वो वेबसाइट नहीं है जहां जो फाइनल है, वो इस समय निर्माण का काम चल रहा है। और बोले जी। और कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि प्राकृत भाषा में बहुत सारा पांडुलिपि का साहित्य है, क्या उस पर भी कोई काम कर रहे हैं क्या हम लोग? हम संस्कृत पे फोकस्ड हैं। पांडुलिपियां तो बहुत भाषाओं में हैं, लेकिन हमारा काम संस्कृत है, इसलिए हम पाली प्राकृत इन पे अभी हाथ नहीं लगा रहे। मेरे ख्याल से 25 लाख अगर हमें करनी है, तो अगर हम फोकस्ड नहीं रहेंगे तो हम पदभ्रष्ट हो जाएंगे और 25 लाख भी रह जाएगा और बाकी भी काम नहीं होगा। इसलिए नहीं, हम पाली प्राकृत इत्यादि इन पे काम नहीं कर रहे। और बोले अनिल। और पंकज मिश्रा जी का ये प्रश्न था कि यदि उन्हें कोई मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें वो कैसे उपलब्ध होगी? बहुत आसान है। हम जिन मैन्युस्क्रिप्ट्स की इमेजेस हम लाइब्रेरीज के साथ जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनके साथ जो हमारा अनुबंध है वो इस प्रकार का है कि हमारे सर्च सिस्टम से उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स यूजर के पास घर बैठे इंटरनेट के जरिए उनकी कैटलॉग एंट्री नजर आ जाएगी। अगर आपको किसी पांडुलिपि में इंटरेस्ट है कि मुझे अमुक पांडुलिपि अमुक एक्सेशन नंबर की चाहिए, तो लाइब्रेरी के रूल्स के हिसाब से उसकी एक प्राइस है, और वो प्राइस अगर आप पे करेंगे तो आप उस मैन्युस्क्रिप्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। इसका जैसे आपने अमेज़न पे देखा होगा कि किताबें आपको नजर आ जाती हैं, आप चुनिए आपको कौन सी चाहिए, बास्केट में डालिए और पेमेंट कीजिए और वो किताब आपको पहुंच जाती है। और जो ई बुक्स हैं यानी कि किंडल वगैरह की किताबें, वो आपको डायरेक्टली डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाती है। वैसा ही ई कॉमर्स का सिस्टम हम लाइब्रेरी के रूल्स के हिसाब से बना रहे हैं। तो हर लाइब्रेरी के अपने अलग अलग रूल्स हैं, उनकी अलग अलग प्राइसिंग है। कुछ लाइब्रेरीज तो फ्री अवेलेबल कराती हैं, कुछ लाइब्रेरी कुछ चार्ज करती हैं। हम लाइब्रेरी से ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें,
आपके जो मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल कराने के रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स को हम हमारे सिस्टम पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो उस प्रकार से आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिल पाएंगे। जी सर, अगला प्रश्न ऋषिकांत शर्मा जी ने पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या हम कोई ऑडियो रूपांतरण भी कर रहे हैं पांडुलिपियों का? नहीं, क्योंकि हम संस्कृत स्कॉलर्स, पर्टिकुलरली वो लोग जो क्रिटिकल एडिशंस पे काम करते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिकेशंस पे काम करते हैं, उनको हम अहमियत, उनको प्राथमिकता हम दे रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जनरली पब्लिश्ड ग्रंथों की मिलती हैं और वही आवश्यक होती हैं, हम ऑडियो की तरफ नहीं जा रहे। जो डिजिटल कॉर्पस, हम सर्चेबल कॉर्पस बना रहे हैं, उसका ध्येय यही है कि कोई भी एक विषय पर आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में इनसाइड द पेज सर्च कर सकें। तो वो आवश्यक ध्येय है, वो ऑडियो के साथ इतना आसानी से संभव नहीं है। नेक्स्ट। सर, अगला प्रश्न पंकज मिश्रा जी का ही है। वो कुछ सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या हम रणकुंभा जैसी मैन्युस्क्रिप्ट्स या बुक्स पर कुछ काम कर रहे हैं? यदि नहीं तो वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हम पांडुलिपियों पे फोकस्ड हैं। जो चीज पब्लिश हो चुकी उसकी भी पांडुलिपियां मिलती हैं। हम सिर्फ, हमारा जो फोकस है वो संस्कृत है। संस्कृत में कोई भी सब्जेक्ट हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। संस्कृत की मैन्युस्क्रिप्ट पर हम काम कर रहे हैं और राणा कुंभा पे कोई पर्टिकुलरली काम हो ऐसा नहीं है। जो मैन्युस्क्रिप्ट हमारे हाथ में आएगी किसी भी लिपि में हो, बंगला में, तेलुगु में, शारदा में, मलयाली में, तमिल में, सब लिपियों में, कई लिपियों में संस्कृत लिखी जाती थी। किसी भी लिपि में हो लेकिन संस्कृत भाषा होनी चाहिए, तो उन्हीं को हम लेकर के काम कर रहे हैं। एक हमारे पार्टिसिपेंट है जिनका नाम मंजुनाथ भट्ट है। वो ये जानना चाहते हैं कि यदि किसी मैन्युस्क्रिप्ट में आदि वाक्य नहीं है, अंतिम वाक्य भी नहीं है और लेखक प्रशस्ति भी नहीं है, तो हम कैसे उसे कैटलॉग में समावेश कर सकते हैं? कृति के ग्रंथ पहचानना सबसे बड़ी और मुश्किल चीज है। हम अगर इनिशियल पेजेस नहीं है, फाइनल पेजेस नहीं है, कोलोफॉन्स नहीं है और सिर्फ बीच के कुछ पृष्ठ हैं, तो जाहिर मुश्किल होता है। इसमें हमें मदद मिलती है लाइब्रेरी इटसेल्फ से। जिस लाइब्रेरी से मैन्युस्क्रिप्ट है, अगर उन्होंने इसे आइडेंटिफाई कर रखी है तो हम उसी को आगे लेकर के उसको वैलिडेट कर लेते हैं कि क्या ये वही ग्रंथ है। अगर नहीं है तो अनआइडेंटिफाइड ही हम तो मानेंगे। तो मुश्किलें हैं इस काम में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो 1-2 आधा % इस तरह की मिलती हैं, बाकी 90, 95%, 97% आसानी से, मतलब enough information is available to identify them and to classify them. हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट नजरिया है इस काम को करने में, वो ये है कि हम कंप्यूटर सिस्टम ऐसे बनाएं जो 90-95% के लिए सटीक चले, बिल्कुल सीधे, सरल, आसानी से चले, और जो 2-4-5% की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम साइड में रख दें, उसको हम किसी और तरीके से मैन्युअली डील विद करें, सोच समझ के शोध करके डील विद करें। उनमें समय लगे लेकिन बाकी काम बिल्कुल स्मूथली, आसानी से सिस्टम से चलता रहे। तभी जाकर के हम ये मानते हैं कि हम 25 लाख पांडुलिपियों का सूचीकरण कर पाएंगे। अगर हम एक एक प्रॉब्लम पे अटक गए या हर एक प्रॉब्लम का सलूशन कंप्यूटर सिस्टम से देने लग गए तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये इस काम की जटिलता को सरल करने का तरीका है। जाहिर है कुछ तो पांडुलिपियां ऐसी मिलेंगी ही हमें जो न हम पहचान पाएंगे, न उस
विषय के एक्सपर्ट्स पहचान पाएंगे क्या है। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, 100 वर्ष लोग काम करते हैं फिर भी नहीं पहचान पाते, तो ये तो एक प्रॉब्लम रहने वाली है ही। ओके, वी हैव 1 more minute if there is another question. जी सर, एक्चुअली कुछ प्रश्न इस प्रकार से थे कि हम और किन किन लिपियों की पांडुलिपियों पे कार्य करना चाहते हैं या कार्य करेंगे। मैंने जैसे बताया, किसी भी लिपि पे काम करेंगे प्रोवाइडेड भाषा संस्कृत है। तो वैदिक संशोधन मंडल में हमें मोडी और ग्रंथा इसके उदाहरण मिले हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पुस्तकालय जोड़ेंगे और अन्य लिपियां भी सामने आएंगी। संस्कृत अगर भाषा है तो कोई भी लिपि हो उस पर हमें काम करना है, और उस लिपि के पाठकों की और एक्सपर्ट्स की हमको आवश्यकता रहेगी। तो सभी आगंतुकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे, आपने समय दिया। एक चैट पे हमने एक फॉर्म डाला है फीडबैक का। कृपया अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट में क्या नाम चाहिए आप हमें लिख करके भेजें, और साथ साथ आपका फीडबैक भी भेजें, जिससे कि सर्टिफिकेट वगैरह आपको भेजा जा सके। तो आप लोग आए, आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत और आगे मिलेंगे, जैसे जैसे हम नया काम करेंगे वैसे वैसे सबके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार। मैं चैट बॉक्स में अभी 2 लिंक्स डाल रही हूँ। मैं चैट बॉक्स में 2 लिंक्स डाल रही हूँ। अगर आपके कोई सवाल है तो आप webinar@dharohar.org ईमेल कर सकते हैं, और अगर आपको हमारे इस काम में जुड़ना है तो आप प्लीज एक ईमेल डाल दीजिए join.us@dharohar.org पे। इससे फिर हम आपके सवालों का भी जवाब दे सकते हैं और आपका एप्लीकेशन आगे ले जा सकता है। Feedback link is not working. We'll sort that out. हो सकता है कि वो शायद लैपटॉप में खुले, फोन पे ना खुले। यहाँ पर तो आई थिंक खुल रहा है, तो हो सकता है आपके सिस्टम में अगर मुश्किल है। एंड नितिन जी, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज आप join.us पर ईमेल भेज दीजिए, एंड फिर हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्कार।